नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह वाईफाई समर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम राजनीति विज्ञान के अंदर मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे और उसके बाद में आज अपन पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। यदि आपने पिछले जो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाइए या फिर आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, जहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा निःशुल्क आपको यदि नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, जहां पर आपको फ्री में नोट्स आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो आज हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व, संविधान की अपन बात करेंगे। तो यदि नीति निर्देशक तत्वों की अपन बात करें तो यदि इनका उल्लेख पूछा जाए कि उल्लेख इनका कहाँ से कहाँ तक है, तो आप याद रखना भाग 4 में है, भाग 4 में। और यदि अनुच्छेद में पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्वों का किस आर्टिकल में उल्लेख है, अनुच्छेद पूछा जाए तो आपको याद रखना है 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और ये भी पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको अगला जो ध्यान रखना है ये आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। ये दोस्तों कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करें कि ये निर्मित किससे हैं। एक समिति थी तेज बहादुर सप्रू समिति द्वारा निर्मित है। तेज बहादुर सप्रू समिति ने नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किया था। इसके अलावा अपन बात करें अगली जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, आपको ध्यान रखना है लोक कल्याणकारी कार्य करना, लोक कल्याणकारी कार्य। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है और इसी में ये ध्यान रखना है लोक कल्याणकारी कार्य में ही कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। जो नीति निर्देशक तत्वों का है लोक कल्याणकारी कार्य करना अर्थात सामाजिक व आर्थिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया है आयरलैंड वाला कि कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। दूसरा जो सवाल पूछा गया है एग्जाम के अंदर ये सवाल, तो दोनों ही सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आगे बात करते हैं कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक तत्व है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय द्वारा लागू नहीं है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। जबकि मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सकता है, तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं। ये नीति निर्देशक तत्व करना राज्य के संसाधनों पर निर्भर करता है, तो अपन कहेंगे सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं, बाध्यकारी नहीं है, अर्थात इनको लागू करना संसाधनों पर निर्भर करता है, सरकार के साधनों पर निर्भर है ये, तो ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, तो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है ये, ठीक है। सरकार लागू अपने सुविधा के अनुसार करती है, साधनों पे करती है। तो ये अपन मुख्य बातें पढ़ी। देखो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक उल्लेख कहाँ से ले गए, आयरलैंड से। समिति कौन सी, तेज बहादुर सप्रू समिति। इनका उद्देश्य क्या है, निर्देशित तत्वों का लोक कल्याणकारी कार्य करना, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं, और लागू करना सरकार के संसाधनों पर निर्भर करता है। अब अपन आगे इनकी बात करते हैं कि अनुच्छेद 36 में क्या है, 37 में क्या है। जो 36 से लेकर के 51 तक इनका उल्लेख किया गया है, तो किस आर्टिकल में क्या है, क्या पाबंद है, इनकी अपन बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आर्टिकल 36 है पहले उसकी बात करते हैं। अनुच्छेद 36
36 में नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है। तो अपन आर्टिकल 36 पूछा जाए तो नीति निर्देशक तत्वों की क्या है, व्याख्या की गई है। यदि आपको पूछा जाए कि अनुच्छेद 37 में क्या है, तो 37 में ये ध्यान रखना है कि नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व जिनकी अपन बात कर रहे हैं। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होने पर भी, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होने पर भी जो शासन है उसका मूलभूत है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होने पर भी शासन का मूलभूत है, शासन का मूलभूत है। अर्थात जो राज्य विधि बनाता है उसमें नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का उनकी ड्यूटीज बनती है, कर्तव्य बनते हैं। ये अनुच्छेद 37 के अंदर न्यायालय द्वारा परिवर्तन न होने पर भी शासन का मूलभूत ये है। और 36 में क्या है, व्याख्या। बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद जो 38 है ये महत्वपूर्ण है। इसमें क्या किया गया है कि लोक कल्याणकारी कार्य करना, राज्य का कर्तव्य होगा लोक कल्याणकारी कार्य करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसी प्रकार से अपन अनुच्छेद 39 की बात करते हैं। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन है। जैसे अपन बात कर सकते हैं कि और स्त्री व पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, उपाबंध किया गया है। ये अनुच्छेद अपन बात करेंगे 39 के अंदर। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 40। देखिए ये सवाल पहले पूछा जा चुका है। जो सवाल पहले पूछे जा चुके हैं उनके आपको मैं बताता रहूँगा साथ साथ में। इसमें है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों की यदि गठन की बात की गई है तो आपको अनुच्छेद 40 याद रखना है। और ये सवाल अपन तक 36, 37, 38, 39, 40 पढ़े। ये सबसे इन जो आर्टिकल्स में इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है 40 में। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 41। 41 में है निःशक्त जनों के लिए, निःशक्त जनों के लिए नीतियाँ बनाना। अर्थात जो वृद्ध है, विकलांग है, उनके लिए नीतियाँ बनाना। तो ये अनुच्छेद 41 में है, निःशक्त जनों के लिए नीतियाँ बनाना। जैसे नरेगा है, अपन मनरेगा बोलते हैं, महानरेगा। ये नरेगा की जो बात की गई है, एक्ट बना हुआ है, ये अनुच्छेद 41 के तहत ही बना हुआ है। अब अपन आगे बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुच्छेद 41 के बाद में अपन बात करेंगे 42 की। आपको विशेष तौर से 40 का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि यह सवाल कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। 42 में क्या है कि काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं। 42 की बात करते हैं, अनुच्छेद 42। काम की न्याय संगत व मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। प्रसूति सहायता का उपबंध। तो 42 में क्या है, काम की न्याय संगत व मनोवांछित दशाओं तथा
प्रसूति सहायता का उपाबंध किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 43 की। 43 में क्या है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। निर्वाह मजदूरी, इसके अंदर अपन बात करेंगे कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। इसी निर्वाह मजदूरी में ही जो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात भी इसी में की गई है। अपन कह सकते हैं कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, ये भी आर्टिकल 43 में है। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 44। ये सवाल ईओ भर्ती परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है, इसके अलावा भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ईओ भर्ती परीक्षा में यह सवाल आया था कि सिविल कोड की बात किस में की गई है? समान नागरिक संहिता। तो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये सवाल 40 के बाद में आर्टिकल 44 काफ़ी महत्वपूर्ण है। समान नागरिक संहिता यानी सिविल कोड की बात, सिविल कोड की बात आर्टिकल 44 में की गई है। अपन आगे बात करते हैं आर्टिकल 45 की बात करते हैं। 45 में 6 से जो 14 वर्ष के बालक है उनकी शिक्षा की बात की गई है अनुच्छेद 45 में। तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। ये अपन बात करेंगे अनुच्छेद 45। देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपन महत्वपूर्ण के अंदर बात की, 40 की बात की, उसके बाद 44 की, अब बात कर रहे हैं 45 की। तो अनुच्छेद 45 में क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान की बात की गई है। अनिवार्य किया गया है कि 6 से जो 14 वर्ष के बालक है उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 याद रखना आपको, यह भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 46। 46 में देखिए दोस्तों कि अनुसूचित जाति, जनजाति व दुर्बल वर्ग की संरक्षा की बात की गई है। संरक्षा या सुरक्षा की बात। अनुसूचित जाति है, जनजाति है और दुर्बल वर्ग है, उनके यदि संरक्षा की बात कहीं पे है तो आर्टिकल 46 आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अपन बात करेंगे अनुच्छेद 47। 47 में देखिए जो पोषाहार स्तर है, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर वह लोक स्वास्थ्य की देखभाल या रक्षा का प्रावधान, देखभाल का राज्य का कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य होगा। कौन सा कर्तव्य होगा कि पोषाहार स्तर, लोगों के स्वास्थ्य का, जीवन स्तर और स्वास्थ्य का स्तर को ऊंचा उठाने का राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। अपन आगे बात करते हैं आर्टिकल 48 की बात करते हैं। देखिए 48 का ए पूछा गया है, 48 का ए पूछा जा चुका है। अपन 48 की भी बात करेंगे। अनुच्छेद 48 की अपन बात करें, कृषि व पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन संगठन की बात की गई है
अनुच्छेद 48 में इसमें से यही सवाल पूछा गया है कि दुधारू जो पशु है उनका वध का निषेध किस में है, तो आपको याद रखना है 48 में, यानी दुधारू पशुओं या गोवध, दुधारू पशुओं के वध का निषेध या आर्टिकल 48 में है। आपको यहाँ आर्टिकल 48A भी ध्यान रखना है, ये पहले पूछा भी जा चुका है। 48 है, 48A में है पर्यावरण संरक्षण की बात। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा की बात 48A में की गई है। 48 में कृषि और पशुपालन, जैसे गोवध निषेध भी इसी में ही है 48 में। 48A में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की सुरक्षा है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 49। 49 में है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। जो राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय स्थान है, धरोहर है, उनकी यदि सुरक्षा की बात है तो अनुच्छेद 49 में है। और अनुच्छेद 50 की बात करते हैं अपन। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। अब अपन बात करेंगे जो लास्ट का एक आर्टिकल बच गया 51 की बात करते हैं, क्योंकि 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की उल्लेख किया गया है। तो देखिए आप अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति का निर्धारण की बात की गई है, विदेश नीति का निर्धारण, और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति व सद्भावना की बात या उपाबंध का उल्लेख है, सद्भावना का उल्लेख, यानी ऐसे कार्य करेंगे जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना बनी रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज अपने नीति निर्देशक तत्व पढ़े पूरे हो गए, और नेक्स्ट जो है वो अगले वीडियो में होगा। धन्यवाद।